गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर स्मिता सोनवने है। मैं DXN क्लिनिक में एज अ आयुर्वेद फिजिशियन वर्क करती हूँ। मैं डॉक्टर राजेश सवेरा सर इनके साथ काम करती हूँ और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम आयुर्वेद के कुछ कंसेप्ट आपके पास लेके आने वाले हैं। ये आयुर्वेद सीरीज़ हम आपके पास आने वाले हैं। आयुर्वेद के जो कुछ घटक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लोगों को पता होने चाहिए, वो हम आपके पास लेके आने वाले हैं। इसका हम आज ये पहले त्रिदोष सिद्धांत से शुरुआत करने वाले हैं। त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोषों का नाम सबने सुना होगा, लाइक वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष हमारे शरीर में रहता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हमारी शरीर की जो रचना है वो 3 दोषों से बनी हुई है और आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा भी सुश्रुत संहिता में ये बताई है। शुरू होता है समदोषाः समधातु सम अग्नि समक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ये शुरू ही समदोषाः से होता है। समदोषाः मतलब सब दोष समस्थिति में रहने चाहिए। अगर ये असमान मात्रा में रहते हैं शरीर के अंदर तो ये हमें अस्वस्थ देते हैं और स्वस्थ रहने के लिए दोष समस्थिति में रहना जरूरी है। लेकिन दोष समस्थिति में कब रहेंगे, उनके गुण क्या होते हैं और शरीर में हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वात, पित्त और कफ, इसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन इसके बारे में हम और डिटेल बताएंगे। पहले बात है वात, पित्त और कफ, ये पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, लेकिन मेन उनका स्थान होता है, वात का स्थान है नाभि के नीचे, पित्त का स्थान है नाभि और हृदय के बीच में, और हृदय के ऊपर आता है कफ। अगर हम कोरिलेट करते हैं हमारे शरीर के अंदर तो हमें पता चलता है जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ के रिलेटेड जो भी आता है, हमारे लंग्स, साइनस, नॉस्ट्रिल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कफ दोष के अंदर आता है। फिर पित्त में आता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, पैनक्रियाज, ये सब पित्त के इसमें आता है। और वात का मेन स्थान है नाभि के नीचे, तो ये आता है हमारे इंटेस्टाइन, पक्वाशय कहा गया है वात का मेन स्थान। वैसे तो शरीर में पूरे दोष फैले हुए रहते हैं, अलग अलग टाइप्स है, हर एक दोष के 5 प्रकार है और वो 5 प्रकार हर एक इसमें फैले हुए हैं। लेकिन ये एक मेन पॉइंट है जहाँ पे हमें ये दोष अधिकतर प्रमाण में दिखते हैं। तो जब भी चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद चिकित्सक, तो दोषों के स्थान पे वो दोष है क्या वो देखना जरूरी है उसके कार्य के अनुसार। जैसे गुणधर्म भी बताए हैं दोषों के। वात का गुण है रुक्ष है, लघु है, शीतल है, ठंडा है। पित्त का गुण है उष्ण, तीक्ष्ण, ये गुण पित्त का है। और कफ है स्निग्ध है, गुरु है, मतलब ये हेवी है, हेवी कह सकते हैं हम इसको, वो वैसा कफ है। तो हम कह सकते हैं इन गुणों के आधार पे कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अगर शरीर में आपकी रुक्षता बढ़ी हुई है, ड्राइनेस आई है स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, या आपके जॉइंट्स में ड्राइनेस आई है, तो कह सकते हैं वात दोष बढ़ा हुआ है। तो वात दोष का मेन काम क्या है उसकी तरफ हम जाएंगे, वात दोष के फंक्शन की तरफ। तो वात दोष का मेन काम है मूवमेंट करना। वात का चल गुण बताया गया है, चल गुण मतलब मूवमेंट करना। तो हमारे जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, एक न्यूट्रिएंट्स दूसरे पार्ट ऑफ ऑर्गन की तरफ अगर जाना है तो वो वात दोष काम करेगा। मेन वात का मेन काम है कि पूरे हम जो बात करते हैं या फिर कुछ भी मूवमेंट्स हो रहा है, बॉडी की मूवमेंट्स हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना पेट के अंदर नीचे स्टमक तक जा रहा है, वो वात की वजह से होता है। कोई भी सेंसेस है, इम्पल्स है, सेंसरी सिस्टम है, अगर कुछ इम्पल्स ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो सेंसरी सिस्टम हमारे जाएगी ब्रेन की तरफ, वो वात की वजह से है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वात एक एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर पूरे जगह पे फैली हुई है। वात एक दोष है। फिर आते हैं पित्त की तरफ। पित्त का जो मेन फंक्शन है वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। पित्त के जो 5 प्रकार हैं वो अलग अलग काम करते हैं, स्किन के ऊपर काम करते हैं, हमारे आईज के ऊपर काम करते हैं। आलोचक पित्त कहा गया है जो हमारे आंखों में रहता है। अगर आलोचक पित्त कम हो जाता है तो दृष्टि कमजोर होने के चांसेस रहते हैं। तो पित्त का काम है नॉर्मल विजन को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये पित्त का काम होता है। और साथ ही में हमारे जो हार्मोन्स हैं,
पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, या फिर जो ब्रेन है जहाँ से हमारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, वो सब पित्त की वजह से सिक्रेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर, वो पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होता है। साथ ही में जो विटामिन का एब्सॉर्प्शन है वो भी पित्त की वजह से है, क्योंकि मेन हमने देखा है कि पित्त को हम किससे कोरिलेट करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक से, लीवर है, स्प्लीन है, हमारा स्टमक है। अगर विटामिन्स हम वहाँ से अच्छे से क्लेदन होगा उसका, तभी वो एब्सॉर्ब अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए पित्त का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। साथ ही में हम कफ के फंक्शन के बारे में जानेंगे। कफ को ऐसा कहा जाता है कि कफ जोड़ के रखता है, जो भी हमारे जॉइंट्स है उसके ऊपर कार्टिलेज है, उसके ऊपर टेंडॉन्स है, इसको जोड़ के रखने का काम कफ करता है। हमारे जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है वहाँ पे कफ, ये श्लेष्मक कफ रहता है। तो श्लेष्मक कफ का काम होता है कि उसके मूवमेंट्स अच्छे से कर पाना। जिसको जॉइंट पेन की समस्या रहती है उसका श्लेष्मक कफ कम हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वात कम हुआ है तो ही ये प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन कफ का भी उसमें मेन रोल है। कफ को हम ऐसा कहा जाता है कि इम्यूनिटी हमारी मेंटेन करता है। कफ हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि लुब्रिकेशन, इसका गुण मैंने पहले बता दिया आपको, स्निग्ध गुण रहता है। तो ये एक लुब्रिकेशन का काम करता है, और जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसका प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, ये कफ दोष की वजह से मेंटेन होती है। अगर कफ दोष कम हो जाता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाती है। साथ ही में हम अभी कफ के बारे में बात की, तो हमें इनके गुणों के बारे में और इनका काम क्या है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा दोष कम हुआ है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। और अगर हम ये कहा जाता है कि हर एक की प्रकृति में वात पित्त कफ रहते हैं, लेकिन अगर पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, हर एक की प्रकृति अनुसार अलग अलग रहती है। ये विकृति तब बढ़ जाती है जब ये लक्षण दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ ये रहते हैं उनका स्थान है, वहाँ से ये विकृति बढ़ जाती है। और वो स्थान भी अगर छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं तभी भी ये विकृति बढ़ती है। जैसे पित्त बढ़ गया है, और पित्त का स्थान तो हमें पता है नाभि और हृदय के बीच में, अगर पित्त बढ़ जाता है तो खट्टी डकारें आना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गले में जलन होना, मतलब पित्त ने अपना स्थान छोड़ा है। तो ये बात पित्त बढ़ने की वजह से होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को देखते या फिर उनके लक्षणों को देख के हम बता सकते हैं कि इनका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले चिकित्सा में दोषों की चिकित्सा करना और दोषों के ऊपर, उसके गुणधर्म के ऊपर देखना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आता है वय के अनुसार भी दोषों का प्राबल्य रहता है। बाल अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको कफ की ज़्यादा बीमारियां रहती है, क्योंकि उनका एज है कफ प्राबल्य का, कफ ज़्यादा रहता है उस एज में। तरुण अवस्था में हम जाते हैं तब पित्त ज़्यादा रहता है। हमने देखा है कि पित्त के तीक्ष्ण उष्ण गुण जो तरुण अवस्था में एसिडिटी या फिर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो पेट की समस्या है, माइग्रेन है, हेडेक है, ये समस्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है तरुण अवस्था में। और वृद्ध अवस्था में वात रहता है, ये प्रकृति है, मतलब ये विकृति नहीं है, जो भी ये हर एक अवस्था में जा रहा है। तो वृद्ध अवस्था में वात रहता है, इसकी वजह से उनको वात की बीमारियां ज़्यादा रहती है। जैसे जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये वात बढ़ने की वजह से वो दर्द है। और ऋतु के अनुसार अगर हम देखा जाएगा इसको, तो एक नॉर्मल जो हमारा ऋतु चक्र है, तो ये नॉर्मल है कि वात वर्षा ऋतु में बढ़ेगा ही। जैसे बारिश होने लगती है तो किसी किसी के पुराने रोग होते हैं, जैसे कि आम वात है, किसी को संधिवात है, चिकनगुनिया होके गया है, तो उन लोगों को वर्षा ऋतु में ये दर्द ज़्यादा लगता है। जैसे कि घने बादल छाए हुए होते हैं, बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, तब ये वात के जो सिम्टम्स है वो उनको ज़्यादा दिखाई देती है। पित्त का प्रकोप का मेन सीजन है शरद ऋतु। शरद ऋतु हम कह सकते हैं अक्टूबर का सीजन जो होता है, जो अक्टूबर हीट रहती है उसके कारण वो पित्त का प्रकोप होता है। उस टाइम पे हमें पित्त की व्याधियां ज़्यादा दिखती है लोगों के अंदर, स्किन डिसीज है या पेट की समस्या है, वो हमें उस सीजन में ज़्यादा दिखती है शरद ऋतु में। और कफ का प्रकोप का मेन सीजन है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु हम ये कहा जा सकता है फरवरी और मार्च के बीच में, उसको ऋतु संधि भी कहते हैं, क्योंकि एक ऋतु खत्म होके अगला ऋतु शुरू होता है। और हमने देखा है
कि फरवरी और मार्च में लोगों को कफ की समस्या ज़्यादा रहती है, सर्दी खांसी, बच्चों को ये ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका वही ही कफ का रहता है, इसलिए ये समस्या कफ की ज़्यादा दिखाई देती है वसंत ऋतु में। तो ये ऋतु के अनुसार अगर हमें पता चला इन ऋतुओं में ये दोष ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। जैसे कि कफ को हमें उष्ण चिकित्सा चाहिए होती है और पित्त के लिए हमें शीत चिकित्सा होना जरूरी है, और वात के लिए स्निग्धता, क्योंकि वो रुक्ष है तो स्निग्धता और उष्ण गुण ये चाहिए, ये हमें करना चाहिए। अगर हम अच्छी तरीके से दिनचर्या फॉलो करते हैं, हमारा डाइट फॉलो करते हैं, पथ्य करते हैं, ऋतुचर्या अच्छे से करते हैं, ये जो ऋतु हमने बताई है, अगर ये करते हैं तो ये दोष सम अवस्था में रहेंगे और व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छे से मिल पाएगा। तो मेन ये हमें त्रिदोष का सिद्धांत ये है। मैंने आपको सबको ये दोषों के एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है आज कि दोष होते कैसे हैं। हम आगे जाके ये देखेंगे कि दोषों के अनुसार प्रकृति कैसे हम समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर एक इसमें तीनों दोष रहते हैं, लेकिन किसी किसी के प्रकृति में वात दोष ज़्यादा रहता है, उनको वात की बीमारियां ज़्यादा रहती है, किसी को पित्त दोष ज़्यादा रहता है, पित्त की बीमारियां ज़्यादा रहती है। अगर आपको पता चले कि आपकी प्रकृति वात पित्त है या पित्त कफ है, उसके अनुसार हम अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो हर एक को ऐसा लगेगा कि मुझे पता होना चाहिए मेरी प्रकृति क्या है। तो हम ये आगे जो सीरीज आने वाली है, ये आगे जो हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्रकृति कौन सी है। आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रकृति कैसे, जिसको भी आप देखोगे उसकी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार हम आपके चिकित्सा कर सकते हैं और आप खुद भी जान सकते हैं कि उसकी प्रकृति के अनुसार हमें कैसे नियम फॉलो करने हैं। थैंक यू।